हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3, जो कि एक वन शॉट वीडियो टाइप होगा। तो आप आज के इस सेशन को देख करके काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप 2026 में, 27 में, 28 में या फिर आगामी वर्ष में अपनी 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो आप आज के इस सेशन में हमारे साथ अंत तक बने रह सकते हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में इकोनॉमिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस को हम सभी सॉल्व करेंगे, जो कि मुद्रा, बचत एवं साख चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड होगा। ओके, इस सेशन को एक कोट के साथ शुरू करते हैं, जो कि कोट है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्योंकि क्या होता है कि बार बार जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें सफलता मिल ही जाए। कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है और उससे हम टूट जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस असफलता से सीख लेनी चाहिए और सीख कर क्या कमी रह गई उसको देख करके उसमें सुधार करना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम सफल हों तो और ज़ोर शोर से हमारा नाम हो। क्योंकि आप देखते हैं कि भले असफलताएं हमें तो मिलती रहती है, जीवन बहुत लंबी है मनुष्य जीवन, और हम बार बार सफल हो ये ज़रूरी भी नहीं है। मेहनत के क्रम में, कोशिश के क्रम में, परिश्रम के क्रम में हो सकता है कि कई बार हमें असफलताएं हाथ लग जाए, लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना है, इससे हमें आशाहीन नहीं होना है। हमें आशा रखे रहना है और अपनी असफलता को सफलता में कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हमको उसको एक्सेप्ट करना है, जो कमी रह गई उसको देखना है, उसमें सुधार करना है और फिर सफल होना है। इस चीज़ की सीख जो है यह कोट हमें देता है। तो चलिए इसी कोट के साथ आज के इस सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मौद्रिक विनिमय प्रणाली जो है मुद्रा के बिना संभव नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना जो है मुद्रा के बिना किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मार्शल ने कहा है कि आधुनिक युग का जो प्रगति है उसका जो श्रेय है, आधुनिक युग जो प्रगति कर रहा है उसका श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को जाता है। इसके बाद जो ट्रेस्कॉट है उन्होंने कहा है कि यदि मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो क्या निश्चित है? रक्त प्रवाह निश्चित है। अगर मुद्रा का हृदय, अगर मुद्रा जो है वह अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो क्या निश्चित है? रक्त प्रवाह निश्चित है। इसी क्रम में एक अलग वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था क्राउथर। क्या नाम था? क्राउथर। उनका कहना था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है वह मुद्रा है। एक तरीके से मनुष्य ने बहुत सारा आविष्कार किया है, लेकिन क्या अगर मुद्रा न रहता तो हम जितनी आसानी से किसी वस्तु का लेन देन कर लेते हैं, किसी वस्तु का विनिमय कर लेते हैं, कर पाते? नहीं कर पाते। तो इन्होंने ही कहा था कि जिस प्रकार से यंत्र शास्त्र में किसका वैल्यू है? चक्र का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीतिक जीवन में वोट का, राजनीतिक जीवन में वोट का वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार से आर्थिक जीवन में किसका वैल्यू है? मुद्रा का वैल्यू है। अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो अपना कॉपी देख लीजिए। आगे है प्रोफेसर हार्टलेविट्ज। क्या है? प्रोफेसर हार्टलेविट्ज के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसके बाद एक नए अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कोलबर्न। क्या नाम है? कोलबर्न के अनुसार मुद्रा जो है वह मूल्य के मापक और भुगतान का साधन है। मतलब किसी मूल्य का मापन करना है। मान लीजिए चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं, चॉकलेट का दाम है 2 रुपया, 2 रुपया हमको दे रहे हैं, मतलब मूल्य का मापन करके दे रहे हैं। क्या उसी चॉकलेट के जगह पर अगर हम चीनी खरीदने जाएंगे तो 2 रुपये में चीनी लेंगे? नहीं, उसका जो अलग वैल्यू होगा, उसका जो अलग मूल्य का मापन होगा, उस हिसाब से इसको खरीदेंगे। तो कह रहा है, और पैसा देने का मतलब भुगतान करने का, बदले में कुछ देने का भी साधन क्या है? मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। किसके अनुसार? कोलबर्न के अनुसार। किसके अनुसार? आगे है नैप के अनुसार। किसके अनुसार? नैप के अनुसार मुद्रा राज्य सरकार द्वारा घोषित होती है। किसके द्वारा घोषित होती है? राज्य सरकार द्वारा घोषित होती है। आगे है प्रोफेसर पिगू। क्या नाम है? प्रोफेसर पिगू के अनुसार आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है, और सेलिंग मैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसको समान स्वीकृति प्राप्त है। आगे पढ़ना है हमको मुद्रा का विकास। क्या पढ़ना है? मुद्रा के विकास के क्रम में आपने देखा होगा कि सबसे पहले वस्तु मुद्रा था। जब वस्तु मुद्रा से क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली का काम होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। उसके बाद धात्विक मुद्रा आया। कौन मुद्रा आया?
धात्विक मुद्रा है, मतलब धातु का मुद्रा। पहले के आदमी से दुकान में जाता होगा तो गेहूं दे के चीनी लेता। दुकान अरे अपने घर, हाँ दुकान में भी, अभी भी तो हमको याद है जब हम 6-7 में थे उस समय भी ऐसा होता था। और अभी भी तो देखते होगा फोफी वाला सब आता है, तो फोफी वाला के मान ले कि अगर सीजन है, क्या बोलते हैं उसको, लोहा लक्कड़ दे करके, चाहे कॉपी दे करके कॉपी भी खरीदता है, पुराना कॉपी दे करके नया कॉपी बदलता है जब प्रचार करने आता है उस सब से। या फिर अभी भी फोफी खरीद, गेहूं से बर्फ देता है। ये सब क्या है, वस्तु को दे करके वस्तु का ले लेना। हाँ, वस्तु दे करके वस्तु लेना, कोई भी वस्तु दे रहे हैं हम, उसके बदले में दूसरा वस्तु मिल रहा है। तो यही ना परेशानी था वस्तु विनिमय प्रणाली में। मान ले कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में हमको चाहिए था कि मेरे पास है वो, क्या मान लेते कि मेरे पास है वो गाय है और किसी के पास ढेर सारा बकरी है, ए वो गाय के बदले में अगर 20 गो बकरी वैल्यू रखता है, मतलब ए वो गाय अगर किसी को देंगे तो उसके बदले में 20 गो बकरी है, तो मेरे पास अगर 10 गो बकरी है तो गाय के काट के कोनो थोड़ी देगा। तो यही था वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई, इस तरीके से वस्तु का विनिमय सही से नहीं हो पाता था। अब इसी में आगे पढ़ेंगे कि किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन उसके पास वो चीज़ नहीं था, किसी और के पास था, उसको उसके बदले में कुछ और चाहिए था। इस तरीके से भी क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आई। इसीलिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली का जो है, मतलब मौद्रिक विनिमय प्रणाली में हम लोग आगे बढ़े। आगे क्या है कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद तांबा के, सोना के, चांदी के, सब के सिक्का बनाया गया, मतलब धातु के सिक्का बनाया गया, उसको क्या बोले, धात्विक मुद्रा बोले। जब धात्विक मुद्रा के बाद क्या हुआ कि अभी उसके बाद पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्योंकि धातु का मुद्रा बहुत भारी होता था, कहीं ले जाने में कठिनाई होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब पत्र मुद्रा में जो 1 रुपये का नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, और बाकी जितना भी नोट है 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100, 200, 500 जो भी नोट है वो सबका सब कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI द्वारा, RBI के गवर्नर के साइन से वो जारी होता है। हाँ, RBI के गवर्नर के साइन से जारी होता है। इसके बाद क्या कर रहा है कि जब पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ उसके बाद शाख मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्योंकि पत्र मुद्रा के चोरी हो जाने का डर था या फिर पानी में गिर सकता था, फट सकता था, इस तरीके का डर था। इसके लिए प्लास्टिक मुद्रा का आविष्कार हुआ, जैसे ATM है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सब। उससे क्या है कि अब प्लास्टिक मुद्रा के सड़ने गलने का डर है नहीं, क्या कि प्लास्टिक के तो हम पानी में रखेंगे फिर भी वो नहीं सड़ेगा गलेगा। तो प्लास्टिक मुद्रा का आविष्कार हुआ। इस तरीके से जो मुद्रा का आविष्कार है धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, हाँ, चोरी हो जाएगा, रूपीन है उसमें लगा हुआ, उस बाद हम ATM ब्लॉक करवा सकते हैं, तो उससे पैसा भी गायब होने का डर नहीं है। और अब तो UPI वगैरह आ गया है, तो अब तो फोन से पैसा ट्रांजेक्शन हो जाता है। क्या है, इसी को हम बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। आगे क्या है, मुद्रा का विकास। क्या है, मुद्रा के विकास में सबसे पहले कौन मुद्रा है, वस्तु मुद्रा है। तो वस्तु मुद्रा में है कि वह मुद्रा जिसमें मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है। मान लो कि अगर हम वस्तु मुद्रा का मतलब है कि वस्तु अगर हम दे रहे हैं तो उसके बदले में कोई वस्तु ले रहे हैं, तो एक तरीके से वस्तु मुद्रा हुआ। क्योंकि मुद्रा के रूप में हम वस्तु का उपयोग किए, हम मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा की जगह पर हम वस्तु दिया, वस्तु के बदले में वस्तु लिए, तो वस्तु क्या कहलाया, वस्तु मुद्रा कहलाया। अब इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, किसी एक वस्तु को दे करके किसी दूसरे वस्तु को ले लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद धात्विक मुद्रा, कौन मुद्रा है, अब क्या हुआ, जब वस्तु विनिमय प्रणाली में ही हुआ तो उसके बाद जब देखता हुआ मौर्य वंश के शासनकाल में या फिर गुप्त वंश के शासनकाल में सिक्का सबका प्रचलन हुआ था। गुप्त वंश के शासनकाल में सोना के सिक्का के प्रचलन हुआ था। हाँ होगा, अभी भी तो तुम चाहेगा तो बनवा ही सकता है, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसका मूल्य ज़्यादा है। जैसे सोना के बिस्किट नहीं मिलता है, मिलता है, हाँ, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, उसको सजा के रखना है। सोना के बिस्किट कोई खाता है। जैसे सोना के और भी आभूषण बन रहे हैं, सिक्का भी बन रहा है। चांदी के सिक्का नहीं देख रहा है, सबके घर में धनतेरस दीपावली में आता है, तो चांदी के सिक्का नहीं हुआ, तो पहले इस तरीके से होता था। इसके बाद धातु मुद्रा के रूप में तांबा, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि के सिक्के का प्रचलन हुआ और इसका प्रयोग धीरे धीरे मुद्रा के रूप में होने लगा। लेकिन पहले इसका आकार क्या था ना कि अनिश्चित था, बाद में इसका आकार फिर निश्चित कर दिया गया और वजन में शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए। अब क्या है कि हम जानते हैं कि मान लिया अगर हमको सोना का सिक्का खरीदना है तो सोना का जो मान लिया 24 कैरेट के सोना का कुछ बनता है नहीं, वो तो भंगुर होता है, टूट जाता है। तो उसमें क्या है कि मान लें कि अगर हमको 22 कैरेट का सोना बनवाना है, 18 कैरेट का बनवाना है, जिसको 750 कहते हैं, 22 कैरेट वाले को 916 कहते हैं, जिसमें 91% क्या होता है, सोना होता है। अगर हमको उसका सिक्का बनवाना है, पूरा सोना का सिक्का नहीं बनेगा, उसमें किसी
पूरा 100। 24 कैरेट का सोना बनता ही नहीं, माने सिक्का बनता ही, किसी कोई भी आभूषण नहीं बनता है, नकली नहीं, वो असली रहता है, वो भंगुर होता है, टूट जाता है। तो उसमें कोई अलग धातु मिलाएंगे ना, तब उसका जो भी हमको बनाना है आभूषण, सिक्का बनाना है, बिस्किट बनाना है, कान वाला बनाना है, नाक वाला बनाना है, जो भी बनाना है। मजबूत क्या कैरेट का सोना नहीं चुका होता 22 कैरेट वाला 22 हमारे उसको ओरिजिनल, लगभग ओरिजिनल बोलते हैं, क्या कि उसमें 91% सोना रहता है और बाकी के जो 9% है वो कोई अन्य धातु, जैसे मान ले चांदी है, तांबा है, कांस्य है, जो भी अलग धातु है उसको मिलाया जाता है। क्या कर रहा है, धात्विक मुद्रा से बने सिक्के अधिक वजन होने के कारण उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। मान ले कि धात्विक मुद्रा के अगर हमको 1 लाख रुपया कहीं ले जाना है तो 1 लाख सिक्का गिन के ले जाना पड़ेगा। तो क्या 1 लाख सिक्का ले जाना संभव है? नहीं। तो 1 लाख सिक्का तो बहुत सारा हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि पैसा लेके जा रहा है। इस क्रम में क्या है कि इसको ले जाने में, ले आने में क्या होने लगा, कठिनाई होने लगा। और कठिनाई होने के क्रम में इसके बाद पत्र मुद्रा का आविष्कार किया गया, ताकि अब जो बहुत बड़ा झोला हो जा रहा है पैसा का, उसको कम किया जा सके। अब इसमें क्या है आगे कि भारत सरकार के जो वित्त विभाग है उनके द्वारा 1 रुपये का कागजी नोट जारी होता है, जिस पर वित्त सचिव का साइन होता है। किसका साइन होता है? मतलब जो वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है, उस पर किसका साइन होता है? वित्त सचिव का साइन होता है। इसके बाद क्या था कि 1 रुपये का नोट है, किसके द्वारा जारी होता है? वित्त सचिव के साइन से जारी होता है, वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद पत्र मुद्रा में जो बाकी का पत्र मुद्रा है, 2 रुपये का नोट है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का, 50 रुपये का, ये सब का सब किसके द्वारा जारी होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर, गवर्नर के हस्ताक्षर से। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर से बाकी का सारा नोट जारी होता है, 1 रुपये का नोट को छोड़ के, बस इतना याद रखना। बाकी कोई भी नोट अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम क्या लिखाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर 1 रुपये का नोट रहेगा तो वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगाएंगे। आया कर रहा है साख मुद्रा। क्या कर रहा है? साख मुद्रा में कर रहा है आर्थिक विकास के साथ साथ, किसके साथ साथ? आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है, क्योंकि पत्र मुद्रा पानी में गल जाता था, उसको चोरी हो जाने का भय था, डकैती हो जाने की समस्या थी, और इस तरीके की जो समस्याएं थी उसके लिए क्या किया गया? साख मुद्रा का आविष्कार किया गया। अब साख मुद्रा में चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि को साख पत्रों में प्रचलन था। इसके बाद है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा को तो जानता है कि न गल सकता है न फट सकता है। तो प्लास्टिक मुद्रा में क्या था? गल फट जाने आदि की समस्याएं दूर हो गई थी, इसका समाधान हो गया था। अब प्लास्टिक मुद्रा में डेबिट कार्ड, जिसको बोलते हैं ATM या फिर क्रेडिट कार्ड, इस तरीके का सुविधा हमको प्राप्त है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पैसे का जो हमको लेन देन है वो कर सकते हैं बड़े आसानी से। आया कर रहा है मुद्रा का आर्थिक महत्व। क्या करना है? मुद्रा के आर्थिक महत्व में क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। क्या अर्थव्यवस्था की कल्पना मुद्रा के बिना किया जाना संभव है? मुद्रा के बगैर अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में कह रहा है कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अब ये स्टेटमेंट देगा आपको। ठीक है, स्टेटमेंट क्या देगा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक जीवन चक्कर काटता है। कौन बोल रहा था? तो प्रोफेसर मार्शल बोला था। इसके बाद है प्रोफेसर पीगू। क्या है? प्रोफेसर पीगू में कह रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुआ है और मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था का प्रगति संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? प्रोफेसर पीगू। अब इस तरीके का 2 स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा। बाकी उधर वाला स्टेटमेंट सब याद होगा, जो कोलबर्न क्या कहा था, पीगू क्या कहा था, ये सब। आगे है मुद्रा से लाभ, कि मुद्रा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब मुद्रा से बहुत सारा लाभ है, इसे देख ले। मुद्रा से लाभ है कि मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, उत्पादक को लाभ है, मुद्रा और साख जैसा कारण है। अब इस तरीके का जो मुद्रा से लाभ है उसको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। मुद्रा से लाभ में कर रहे हैं, मुद्रा हमारे लिए काफी लाभदायक है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाएं जैसे कि उपभोग, विनिमय, उत्पादन, वितरण तथा राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कुछ लाभ है जो निम्न है, इसको हम देखेंगे बारी बारी से। अब सबके बारे में पहले 10 कारण है, 10 के बारे में फिर उसका डिटेल है। ठीक, आप देख लीजिएगा। आगे मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा और साख, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई जो था वो भी दूर हो गया मुद्रा के आने से। इसके बाद है कि मुद्रा और पूंजी की तरलता, मतलब जल्दी से हम किसी को पैसा दे सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कोई झंझट वगैरह नहीं रहता है। मान लें कि अगर हमारे पास
वस्तु उठा रहे, वस्तु को कितना जोक के देना है, उसको उसका क्या उसको माप करके देने में परेशानी थी। अभी ये देख रहा हो, जैसे दूध लाने जाता है, अगर 1 लीटर दूध तू लेता है तो उसमें क्या होता है कि तुमको देखना होता है कि टेका कम न दिया है, टेका बेसी न दिया है, पानी मिला के न दिया है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन जब मान लीजिए उसके जगह पर 40 रुपये देना है तो हम 40 रुपये निकालते हैं, 2 को 20 टकिया जाए, जो भी हमारे पास नोट रहता है दे देते हैं और जल्दी से उसके बदले में हमको पैसा मिल जाता है। इसमें क्या है, पूंजी की तरलता आ गई, जल्दी जल्दी काम होने लगा। आगे अब मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मतलब कहीं भी भेजना है तो जाने भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा से पूंजी का निर्माण भी होता है। जैसे कि मान लो मुद्रा हमारे पास है तो हम अपना पूंजी बढ़ा रहे हैं, मान लो दुकान खोले हैं तो दुकान में पूंजी हम लगा करके पूंजी बढ़ाने का काम करते हैं। आगे मुद्रा और आर्थिक प्रगति, मुद्रा के बिना आर्थिक प्रगति संभव था ही नहीं। आगे है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। क्या अगर हमको समाज में मान ले भंडारा करवाना है, मान लेते हैं कि हमको भंडारा करवाना है, तो भंडारा अगर मेरे पास पैसा नहीं हो और हम भंडारा करवा पाएंगे तो सामाजिक कल्याण का भी जो काम है वो मुद्रा के बगैर संभव नहीं है। इस बात को नहीं ध्यान में रखना सामाजिक कल्याण कि हमको अगर कोई 1000 रुपया दे रहा है वोट खरीदने के लिए तो वो सामाजिक कल्याण नहीं होता है, उसको कहते हैं अपने बदले में अपना काम निकालना। आगे क्या है, मुद्रा से उपभोक्ता को क्या लाभ है सो देखना है। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ में कर रहा है, प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु खरीद सकता है, जब मन से वस्तु खरीद सकता है। कब खरीद सकता है, जब मुद्रा रहेगा तब ना खरीदेगा, मुद्रा नहीं रहेगा तो वस्तु खरीदेगा नहीं। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक मुद्रा होगा वो उतना अधिक वस्तु खरीद लेगा। यही ना हम उपभोक्ता को लाभ कि मेरे पास जितना पैसा है हम उतना सामान खरीद लेंगे, पैसा नहीं है तो उस हिसाब से सामान खरीदेंगे। मतलब क्या है कि उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वस्तु खरीद सकता है, जितना पैसा है उतना वस्तु खरीद सकता है। यह मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है। आगे उत्पादक को लाभ, मान लें कि अगर हमको किसी वस्तु का उत्पादन करना है, मान लें हमको कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए हमको सिलाई मशीन चाहिए, धागा चाहिए, सुई चाहिए, एगो आदमी चाहिए जो सिलाई मशीन को चलाए। तो ये सब वस्तु हम कहाँ से खरीदेंगे, मुद्रा से खरीदेंगे। क्या बिना मुद्रा के संभव है? मान लें कि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम किसी को बोलेंगे कि हम मेरे यहाँ सिलाई मशीन है आकर के काम कीजिए, तो बिना पैसा के आके मेरे यहाँ काम करेगा? बिना पैसा की सिलाई मशीन वाला सिलाई मशीन देगा नहीं। लेकिन मुद्रा की सहायता से उत्पादन संबंधित वस्तुएं, जैसे कि कच्चा माल खरीदना है, मान लें हमको कपड़ा खरीदना है जिससे हमको शर्ट पैंट बनाना है, कच्चा माल खरीदना है, मशीन लगाना है, मजदूरी देना है, इस सब का सब काम किससे होगा? मुद्रा से। और मुद्रा है तभी ये सारा काम आसान हो गया है। आगे उत्पादन लागत, वस्तु का मूल्य एवं लाभ की मात्रा की गणना मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है। आगे है मुद्रा और साख। क्या है? मुद्रा और साख में क्या कर रहा है, बैंक लोगों की छोटी से छोटी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है और उद्योगों को उधार देता है। इस तरह मुद्रा साख का आधार है। यही बताए थे कि अगर मेरे पास, अब जो साख का मतलब मान लें कि एक क्रेडिट कार्ड के लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है कि मेरे पास जितना पूंजी है सबको तो नहीं दिया जाता है क्रेडिट कार्ड, कुछ चुनिंदा ग्राहकों को दिया जाता है, जगह बैंक को विश्वास होता है कि बैंक से पैसा वापस कर देगा। यह भी किसी के कारण संभव हो पाया है, मुद्रा। आज हमको कोई लोन वगैरह लेना होता है तो हम लोन ले लेते हैं आसानी से, मान लो उसके जब हमको कुछ कागज देना ही होता है, लेकिन लोन ले लेने का काम तो हम करते हैं। ये सब किसके कारण संभव हो पाया है? मुद्रा के विकास के कारण, मुद्रा के आविष्कार के कारण ही संभव हो पाया है। आगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई था, अब क्या क्या कठिनाई था उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन उन सारी कठिनाइयों का दूर कैसे हो गया? मुद्रा के कारण। मुद्रा आया, उन सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। आय कर रहा मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने पूंजी की तरलता आसान कर दिया है। कैसे? इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है और इसी भविष्य में किसी उपयोग में इसको लाया जा सकता है। मान लीजिए आज मेरे पास पैसा है तो हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब मान लीजिए मेरे पास पैसा है तो हम उससे ज़मीन खरीद लिए, सोना खरीद लिए, चांदी खरीद लिए, और उसका जो उपयोग है हम भविष्य में कर सकते हैं। या फिर पैसा को भी हम कहीं सेफ करके रख सकते हैं। अब तो इतना सारा हो गया है, इंश्योरेंस करवा लेंगे या फिर हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के जरिए भी हम उस पैसा का हम आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। पूंजी की गतिशीलता का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा आसानी से भेजा जा सकता है। कैसे भेजा जा सकता है? चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से। पूंजी को और गतिशीलता मिला है कि हम मान लें कि अगर हमको 1 लाख रुपया किसी को देना है तो हम एगो चेक काटेंगे और किसी को दे देंगे, वो जा करके पैसा निकाल लेगा। इस तरीके से क्या है,
वो जो मुद्रा है उसमें गतिशीलता आई है, पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है। आगे है मुद्रा और पूंजी निर्माण। क्या है? मुद्रा को बैंक में रखकर ब्याज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। देखता होगा कि कभी कभी अकाउंट में किसी के पास 5,000 6,000 पैसा रहता है मान लिया अकाउंट में, तो देखता होगा कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 74 रुपया 84 रुपया बढ़ते रहता है। और का मैसेज आता है जब अपडेट करवाने जाएगा तो क्या होता है, वो तो सूधे ब्याज मिलते रहता है, बैंक तुमको सूधे ब्याज देते रहता है। अब मान लो इंश्योरेंस वगैरह करवाए तो उसका पैसा कटता भी है, लेकिन जो जिसे हम एटीएम लिए हैं तो एटीएम का जो सालाना पैसा कटने वाला होगा वो कटेगा, लेकिन हमको बैंक जो है वो ब्याज भी जोड़ के देती है। अब ज़्यादा ब्याज नहीं, जैसे हम लोग गाँव देहात में लगाते हैं 5 रुपये से कर 10 रुपये से कर, वैसे नहीं, लेकिन जो बैंक है वो हम आपको ब्याज भी देती है। इसके बाद कर रहे हैं मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा को बैंक में रखकर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है एवं उद्योग धंधों में निवेश करके उसको काम था उद्योग धंधों में निवेश करके पूंजी निर्माण की वृद्धि की जा सकती है। आगे मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। मुद्रा के कारण ही बड़का बड़का उद्योग जो है लगा है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, टाटा है, जो भी बड़ा बड़ा उद्योग है वो किसके कारण संभव हो पाया है? मुद्रा के कारण। क्या मुद्रा नहीं रहता उतना बड़ा उद्योग हो पाता? हमारे उद्योग हो जाता तो उसका कोई इस्तेमाल हो पाता? अगर कोई बाहर से हमारे भारत में मुद्रा नहीं रहता, कहीं और से ला करके कमा करके हम अगर इस्टेब्लिश करियो लेते तो उसका हमारे पास पैसा नहीं रहता, उसका कोई उपयोग था? मान ले फोन हम आज खरीदे हैं तो पैसा है तब ना खरीदे हैं, खाली पैसा रहने से फ़ोन नहीं खरीदाता है, उसके बाद उसमें हर महीना में रिचार्जो करवाना पड़ जाता है तो वो फ़ोन चलता है। ये क्या है? जो मुद्रा से बड़े पैमाने के जो उद्योग है वो मुद्रा के विकास के कारण ही संभव हो पाए हैं। आगे है मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मतलब किसी देश की आर्थिक प्रगति का जो मुख्य सूचक है वह कौन है? मुद्रा ही है। बिना मुद्रा के देश की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। आगे है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। क्या है? मुद्रा द्वारा ही किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। अगर पैसा का मापन नहीं रहता तो हम नहीं कह पाते कि हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय इतना है, चाहे राष्ट्रीय आय है। यह मुद्रा के विकास के कारण ही इसको माप पाना संभव हो गया है, नहीं तो ऐसे हम अनुमान लगाते। और इसी के आधार पर हम सामाजिक कल्याण का काम भी करते हैं। जो भी हमको सामाजिक कल्याण का कार्य करना होता है, मान लीजिए मंदिर है, मान लीजिए जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा में हमको चंदा देना है तो पैसा है तब ना दे रहे हैं, नहीं रहता तो थोड़ी देते। ठीक है, मुद्रा के विकास के कारण ही सामाजिक कल्याण का जो काम है वो संभव हो पा रहा है। आगे है कुछ देश की मुद्राएं हैं और उस देश में क्या, जिससे ऑब्जेक्टिव में पूछा है भारत की मुद्रा का नाम क्या है तो रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है, बांग्लादेश का क्या है? टाका है, अमेरिका का क्या है? डॉलर है, रूस का क्या है? रूबल है, इंग्लैंड का क्या है? पाउंड है, स्वीडन का क्रोना है, सिंगापुर के भी डॉलर है, अफगानिस्तान के अफगानी है, ईरान के रियाल है और इराक के दिनार है। इस तरीके से जो भी इसका मुद्रा है उसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, आगे है विनिमय। क्या है? विनिमय का मतलब क्या होता है? किसी एक वस्तु को दे करके दूसरा वस्तु ले लेना। मतलब विनिमय का मतलब है लेन देन करना। क्या है? किसी वस्तु को ले लेना, किसी वस्तु को देने के बदले, या फिर किसी वस्तु को देने के बदले किसी वस्तु को ले लेना। ये कर है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। ठीक है, अब यह विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? एक वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है कि किसी एक वस्तु के बदले में किसी दूसरे वस्तु को ले लेना, उसके बदले में कोई मुद्रा आपको देने की आवश्यकता नहीं, वो वस्तु ही मुद्रा का काम करेगा। मतलब वो वस्तु ही वस्तु मुद्रा का काम करेगा और उसके बदले में जो आपको सामान चाहिए वो सामान भी मिल जाएगा। यह है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब इस प्रणाली में क्या है कि किसी वस्तु को अगर आपको खरीदना है तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? मुद्रा देना पड़ेगा। किसी वस्तु को अगर आपको बेचना है तो बेचने का माध्यम भी क्या होगा? मुद्रा होगा। अगर आप किसी वस्तु को बेचिएगा उसके बदले में क्या लीजिएगा? मुद्रा लीजिएगा, पैसा लीजिएगा। तो किसी वस्तु का जो लेन देन है वो अगर मुद्रा के माध्यम से हो रहा है, उसका जरिए मुद्रा है, तो वह मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाएगा। मतलब मुद्रा देकर के अगर हम किसी वस्तु को ले रहे हैं तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, या फिर किसी वस्तु को दे करके उसके बदले में भी अगर हम मुद्रा ले रहे हैं तो वह भी क्या कहलाएगा? किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं। आगे है कि वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर था तो उसमें क्या कमी था कि हमको मौद्रिक विनिमय प्रणाली को लाना पड़ा? होगा ना कोई कमी। तो ये कह रहा है कि इसके बाद हम जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ थी।
अब सबसे पहले कठिनाई था कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का प्रभाव। मान लो कि हमको चाहिए कुछ और, हमारी आवश्यकता है, मान लेते हैं कॉपी की, ठीक है, हमको चाहिए कॉपी और आपको चाहिए कलम। मेरे पास कॉपी है और आपके पास कलम है, लेकिन अगर हम मेरे पास मान लेते हैं कि एक कॉपी है और आपके पास 4 कलम है, ठीक है, लेकिन मेरे कॉपी का जो मूल्य है वह 6 कलम के मूल्य के बराबर है। मान लेते हैं ऐसा कि मेरा जो कॉपी है 40 रुपये का है, ठीक है, और आपका जो कलम है 5 रुपये का है। मेरा कॉपी जो है वो 40 रुपये का था, हमको कितना कलम चाहिए, बदले में 8 कलम चाहिए, लेकिन आपके पास 4 को कलम है, तो हम कॉपी फाड़ के थोड़ी देंगे। अब कॉपी को तो हम फिर भी फाड़ के दे देंगे, इसके बदले में अगर कोई जीव रहेगा तो उस जीव को तो हम काट के नहीं देंगे। यह क्या है, इस तरीके की समस्याएं थी। इसके अलावा इस तरीके की भी समस्या हो सकती है कि मान ले कि मेरे पास है कॉपी, किसी और के पास है पेन, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास है उसके बदले में रबर, चाहे स्टमन वैक्स है, ठीक है, और हमको तुमसे चाहिए स्टमन वैक्स, लेकिन बगल वाला लिखा कर रहा है नहीं हमको चाहिए, हम बोल रहे हैं हमको चाहिए, और तुमको कॉपी का नहीं कलम का आवश्यकता है, तो हम कॉपी देंगे, तुम उसके बदले में हमको सामान देगा, नहीं देगा, तुम उसको देगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं थी वो सबके सब वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। लेकिन मुद्रा के आने से क्या हुआ, हमको अपने मुद्रा से जो खरीदने का मन है अपने इच्छा अनुसार हम खरीद सकते हैं। तो ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऐसी परिस्थितियों का जो अभाव है वह है कि जिसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी हो, जो हमारी आवश्यकता है आपसे पूरी हो, आपकी आवश्यकता है मेरे से पूरी हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी 2 व्यक्ति को एक ही समय में वस्तु बदलने की आवश्यकता पड़ जाए। मान ले कि तुम्हारा अभी किसी चीज़ को बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत है और तुम्हारा देने का मन नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। हो सकता है कि हम दोनों को एक समय में आवश्यकता ना हो वस्तु बदलने का, किसी को हो और किसी को ना हो। तो इसी का एक एग्जाम्पल है आप ही के बुक में कि लेफ्टिनेंट कैमरोन नाम के एक व्यक्ति थे जो अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट कैमरोन जो थे वो अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहते थे। अब नदी पार करने के क्रम में जो नाविक था, जो नदी पार कराता है, वह नाविक जो है वो नदी पार कराने के बदले में उसको हाथी का दांत चाहिए था। क्या चाहिए था? हाथी दांत चाहिए था। और कैमरोन के साथ जो वो दूसरा आदमी था उसके पास हाथी का दांत था, लेकिन वह जो व्यक्ति था वह उसके बदले में कपड़ा खरीदना चाहता था। क्या खरीदना चाहता था? कपड़ा खरीदना चाहता था। अब इस कंडीशन में क्या है, विनिमय में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? मान लो कि हमको नदी पार करना है तो नाविक को चाहिए हाथी दांत, लेकिन मेरे साथ जो आदमी है उसके पास हाथी दांत है, लेकिन वह हाथी दांत के बदले में नदी पार करना नहीं चाहता है। वह चाहता है उसके बदले में हम कपड़ा खरीदे। क्या उस समय में आवश्यकता पूर्ति हो पाएगी? इस तरीके की समस्या किसमें थी? वस्तु विनिमय प्रणाली में। आगे है मूल्य मापक का अभाव। क्या है? इसमें कह रहा है कि विनिमय प्रणाली का सबसे उपयोगी कारक मूल्य मापक है। अगर हमको किसी चीज को लेना है या फिर देना है तो उसके बदले में हम मूल्य का मापन करते हैं कि इस चीज का वैल्यू कितना होगा। मान ले कि मेरे पास अगर कोई सामान है उसका वैल्यू 40 रुपये है तो हम उसी हिसाब का जो सामान होगा वही ना लेंगे। अब हमको कोई कहेगा कि हम गेहूँ दे और उसके बदले में हमको कोई सोना दे, तो इसे संभव है? गेहूँ के बदले में सोना मिल सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों का जो मूल्य मापन है वह अलग अलग है। यह 40 रुपये केजी होगा, वह 40,000 का होगा, 4 लाख का होगा, तो थोड़ी ना कोई बदले में दे देगा। तो यही कह रहा है कि जो विनिमय का अभाव, जो मूल्य मापक का अभाव था, क्या कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए सबसे मुख्य जो हमारा कारण होता है वो क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा सबसे बड़ा कारक है। और इस तरीके की जो समस्या है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में हुई कि एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाए। मान लेते हैं एक गाय है जिसका वैल्यू मान लेते हैं कि 40 बकरियों के दाम के बराबर है, लेकिन हमारे पास 40 बकरी ना होकर के 20 वो बकरी है, तो हम गाय के आधा काट के देंगे? नहीं देंगे। यह समस्या किस में है? वस्तु विनिमय प्रणाली में है। यही लिखा हुआ है कि विनिमय प्रणाली का सबसे उपयोगी कारक मूल्य मापक है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं होता है। इससे वस्तु के मूल्य की मापन में कठिनाई हो जाता है। एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दी जाए, इस स्थिति में क्या होगा? विनिमय में कठिनाई होगी। अगला है सह विभाजन का अभाव। क्या है? अब यही क्वेश्चन है कि सह विभाजन का अभाव माने कुछ ऐसी वस्तु है जिनका विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे कि जो अभी एग्जाम्पल दिया है, किसी वस्तु का विभाजन नहीं हो सकता। सारी वस्तुओं का विभाजन हो नहीं सकता है। हमारे पास आटा है, गेहूं है, चावल है, उसको हम आधा करके दे सकते हैं, लेकिन सारी वस्तुओं का विभाजन हो पाना संभव है?
नहीं है, ये कर है यदि एक गाय के बदले 50 गेहूं अनाज तय है, मान लेते हैं, तो 50 केजी अनाज अगर तय है और किसी के पास अगर 25 केजी अनाज है तो उस बदले में गाय को आधा काट के तो नहीं देगा। यह सह विभाजन का अभाव, मतलब कि विभाजन करने का भी हर चीज़ को विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। आगे भविष्य में भुगतान में कठिनाई, मान लो कि हम तुमको एक गाय उधार दिए, चाहे बकरी उधार दिए, गाय उधार देते हैं, मान लेते हैं हम तुमको गाय दिए, इसको बोलते हैं ना गांव में पोसिया लगता है, हम किसी को गाय दे दिए। अब उस गाय के बदले में जब हमको लास्ट में गाय वापस करने आएगा, मान लो उसका बच्चा नहीं हुआ, तो उस बीच में गाय गोबर दी होगी, गोबर से जलावन बना होगा, गाय दूध दी होगी, दूध बेच करके वो पैसा कमाया होगा। लेकिन क्या अगर 2 साल के बाद हमको गाय वापस करने आ रहा है तो उस दूध के मूल्य के बदले या फिर उस गोबर के जलावन के बदले हमको कुछ वापस कर पा रहा है? वो नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की समस्या किसमें थी? वस्तु विनिमय प्रणाली में, मतलब भविष्य में भुगतान करने में भी कठिनाई थी। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए गाय उधार देता है, उसके बाद गाय वापस ले लेता है, लेकिन वापस जब करते समय वह जो दूसरा व्यक्ति है वह दूध और गोबर के बदले उसको कुछ दे नहीं पाता है। इस स्थिति में क्या होगी? वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई है। आगे मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। किसकी समस्या? मूल्य के। कर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी कठिनाई होता है। पैसा को तो हम कहीं भी भेज सकते हैं। अब हम कल पढ़े थे कि जो मुद्रा का विकास हुआ है उस क्रम में क्या है कि अब मुद्रा का विकास इस हद तक हो गया है कि हम मिनटों में पैसा कहीं से कहीं भेज सकते हैं, कुछ सेकेंड्स में पैसा कहीं से कहीं भेज सकते हैं। लेकिन वस्तु को अगर हमको कहीं भेजना है तो क्या हम भेज सकते हैं आसानी से? नहीं भेज सकते हैं। अब हमको 5 केजी गेहूं कहीं देना होता है 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, तो उसके लिए भी हमको समस्या होता है कि नहीं होता है? लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाएंगे, इस तरीके की समस्या है। अब मान लें 40 केजी गेहूं के जगह पर अगर हमको उतना का पैसा भेज देना है तो हमको मिनटों सेकेंडों नहीं लगेगा, हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। आया मूल्य के संचय का अभाव। वस्तुएं नाशवान होती है। मान लीजिए अगर हमारे पास गेहूं है तो गेहूं बाद में उसमें घुन लग जाएगा तो गेहूं खोखला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस वस्तु को रखने में भी क्या है? समस्या है। भविष्य में हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वस्तुएं नष्ट हो जाती है। लेकिन पैसा नष्ट होता है नहीं, उसको तो हम जब तक चाहे तब तक बैंक में रख सकते हैं। आज 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक रख सकते हैं कि नहीं? जब तक जिस तरीके से अभी हम लोग जी रहे हैं उस तरीके से अगर जीते रह गए तो हम 100 साल तक पैसा सेव करके रख सकते हैं। आगे कह रहा है कि मुद्रा के संचय का अभाव, मतलब मुद्रा नाशवान होती है और इसको संचित करके भी नहीं रखा जा सकता है। अब यह क्या था? यहाँ तक था आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है मुद्रा के कार्य। क्या नाम है? मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य में है एक बड़ा बढ़िया श्लोक है कि मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के 4 कार्य महान, मुद्रा के 4 कार्य महान, मापन, माध्यम, संचय और भुगतान। ये जो 4 गो है वह मुद्रा के सबसे महान कार्य है। किसी वस्तु को देने का जो माध्यम है वह क्या है? मुद्रा है। किसी वस्तु को मतलब मुद्रा का संचय भी आसानी से हो जाता है। किसी वस्तु को मापने के लिए भी हम मुद्रा का यूज करते हैं और किसी को भुगतान करने वाले किसी को बदले में कुछ देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मुद्रा का। अब सबसे पहला जो है वह है विनिमय। क्या है? विनिमय का माध्यम भी मुद्रा है। किसी वस्तु, विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। किसी वस्तु के लेन देन का माध्यम भी क्या है? मुद्रा है। यही कर रहा है क्रय और विक्रय में मुद्रा माध्यम का कार्य करते हैं। किसका कार्य करती है? क्रय का मतलब और विक्रय का मतलब क्या है? क्रय का मतलब किसी वस्तु को खरीदना और विक्रय का मतलब किसी वस्तु को बेचना। मतलब बेचने और खरीदने में भी मुद्रा माध्यम का कार्य करती है। आज हम ये जो काम कर रहे हो किसके बल पर कर रहे हैं? मुद्रा के दम पर कर रहे हैं। वस्तु या सेवा बेच करके मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है। मान लें कि हमारे पास कॉपी है, कॉपी बेचे उसके बदले में पैसा मिलता है। और हम अब सेवा, जैसे कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है। यह जो कार्य है कि वस्तु या सेवा बेच करके हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं? कोई समस्या इस बात में नहीं। आगे कह रहे हैं कि मुद्रा प्राप्त से अपने ज़रूरत के अन्य वस्तुओं को भी हम खरीद सकते हैं। अगर मेरे पास मुद्रा है तो हम अपने ज़रूरत की किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। जो हमको मन करेगा हम खरीद लेंगे।
आगे कह रहे हैं मुद्रा कानूनी तौर पर किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमको इसको अगर किसी को देना है तो उसको हमको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। मेरे पास यह अधिकार है कि हम किसी भी समय अपनी मुद्रा को खर्च कर सकते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम है स्टूडेंट 18 साल 20 साल 22 साल के, अब मेरे पास हम करोड़पति हो गए हैं। करोड़पति कैसे हुआ इसके पीछे का रीजन भी तो हमको बताना पड़ेगा ना। अब वही अंबानी के घर का लेकर अगर करोड़पति है तो उसको रीजन नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि सबके सामने है उसका रीजन कि हाँ इसके पास पैसा है, बहुती संपत्ति है। लेकिन क्या हमारे पास है? नहीं। और अगर हम कहीं से चोरी करके ठगी करके ले आएंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे तो उसको हमको सरकार को बताना पड़ेगा ना कि पैसा मेरे पास आया कहाँ से। बहुत दिन से रखे थे। हाँ, अच्छा। आगे है मूल्य का मापक। क्या है? मूल्य का मापक। महाकुंभ के मेला में से लिया है, नदी में से नहीं। ये बोल सकते हैं अभी के समय में कि चुनाव में पैसा बता रहा था तो ले आया है। चलो सुनो, छोड़ो। कौन दिला जान बताइए। कौन दिया? कौन दिला? नहीं तो बोला कि कैसे बता, कैसे दे? पैसा खाली लिए हैं, वोट उसको नहीं देंगे। पैसा देने वाले से पैसा ले लेना है। पैसा हम लोग का जो वोट है वो इतना सस्ता में खरीदने का काम करता है राजनेता। वो बकरी बेचेगा ओकरो दाम है 5,000 से 10,000 रुपया, है कि नहीं है? आदमी के वोट 1,000-2,000 में खरीद के ले जाता है, मतलब बकरियों से सस्ता हमारे सबके वैल्यू लगा के चल जाता है। और देने वाला आदमी उतने होशियार है कि 1,000 के बदले में वोट दे देता है। मेरा कहना है जो पैसा देता है सबसे लीजिए, लेकिन वोट दीजिए ओकरा जो पैसा नहीं दिया है। अपना मन से दे दीजिए, जेकरा मन है ओकरा दे। ऐसे तो हमारे पास अधिकार है कि हमको जिसको मन होगा उसको देंगे। पैसा जे देता है सबसे लीजिए, लेकिन अपन दिमाग लगाए कि हम ओकरे वोट देंगे जो हमारा पैसा नहीं दिया होगा। अब कोनो कह रहा है कि आपके घर में क्या गो आदमी है 5 गो तो कहिए 8 गो। एगो आदमी के वोट के 2,000 रुपया तो 16,000 रुपया, बाकी सबके जाके 1,000 दे दीजिए, 10,000 जेबी में रखिए, अब वोटो नहीं दीजिए। अब कोनो पूछे केकरा वोट देना है, कौन पैसा दिया है, तो ओकर नाम बताइए जो पैसा नहीं दिया है। इस कंडीशन में क्या होगा? बेसी पैसा बांटने वाला सबके अगला साल से दिमाग ठिकाना आ जाएगा, और अगला चुनाव में दिमाग ठिकाना आ जाएगा, पैसा नहीं देगा। चलो हटाओ। आगे क्या बोल रहे थे? मूल्य का मापक। क्या बोल रहे थे? मूल्य का मापक। मूल्य का मापक। अब मूल्य के मापक में क्या है? किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन मुद्रा से ही संभव है। किसी वस्तु के मूल्य का मापन किससे संभव है? मुद्रा से। क्या मुद्रा के बगैर किसी वस्तु का मूल्य का मापन हो सकता है? नहीं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में सह विभाजन तथा मूल्य मापन की कठिनाई को भी समाप्त करता है। अब किसी वस्तु को काट के बांट के तो देना नहीं है। कोनो बेसी होशियार लेका होगा जो पंसैया के फाड़ के 250 रुपया देना होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई लेगा काहे नहीं पूछा है कि मिस अगर हमको 250 रुपया देना होगा तो हम 500 के फाड़ के 8 नहीं दे सकते। वो 250 से हुआ, टोटे होशियार नहीं बनने का आवश्यकता है। क्या है? ये जो समस्या है उसका निराकरण हो गया। हम एक दिन एगो ये देख रहे थे, क्या बोल रहे थे? हम भी एगो रील्स में देखे थे, ईंटा फोड़ के दे दिया था आधा पैसा वाला। हम अलग है। हम जैसे कि हम एक रील्स देख रहे थे, उसमें दे रहा था कि वो गुपचुप वाला से जाके गुपचुप खा लिया। 2 लड़की थी, अब 2 लड़की थी तो गुपचुप जब खा लिया तो पैसा उसका दाम हुआ मान ले 100 रुपया। जब 100 रुपया हुआ तो बोला क्या कि ये बोली, एक लड़की बगल में थी, उसका यूपीआई नहीं चल रहा था, बहाना बनाई होगी कि मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, चाहे सही है बोली होगी। तो बोली बगल के कि पैसा दे दो, तो वो बोली क्या कि मेरे पास 500 का नोट है, खुला तो आपके पास नहीं होगा भैया। तो गुपचुप वाला बोल रहा है कि नहीं है ना। तो फिर वो बोलती है कि से मेरे पास फटा हुआ 500 का नोट है, अगर बस फटा हुआ 500 का नोट नहीं था। तो वो जब पैसा निकालती है जब सोच रही है कि अब तो बोल दिए कि फटा हुआ नोट है, तो बोला कि ना दे दीजिए, मेरा फटा पैसा भी चलता है। और क्या कि पैसा निकाल के जैसे ही 2 आधा कर रही है तब तक उसकी बगल वाली दोस्त बोले कि यूपीआई हो गया। तो वो कह रहे कि उसका जो पैसा था ट्रांसफ़र हो गया। तो वो लड़की डबल पैसा फाड़ ली थी। और वो लड़की कह रही कि भैया आप तो बोले थे कि फटा हुआ नोट चलता है, इसके बदले में हमको पैसा दे दीजिए। तो कही हम आपका फटा हुआ नोट लेके क्या करेंगे। वो लड़की ऐसा होशियारी के अपन पैसा फाड़ ली। इतना दिमाग आप लोगों को, हाँ, इतना दिमाग आप लोगों को लगाना नहीं है, नहीं लगाता है। चलिए सुनिए, आगे है मूल्य का संचय। क्या है? मूल्य का संचय। क्या क्या पढ़े थे? माध्यम, मापन और भुगतान, संचय, यही 4 ना था। तो माध्यम हो गया, मापन हो गया, अभी संचय पढ़ना है, संचय के बाद भुगतान पढ़ना है। मूल्य का संचय में क्या है कि मूल्य का संचय करना आसान है। उसे नष्ट होने का डर था,
किसी वस्तु को नष्ट हो जाने का डर था, लेकिन मुद्रा के संचय आसान हो गया है। मुद्रा को हम आसानी से संचय कर सकते हैं, हम अधिक दिन तक सेव करके रख सकते हैं तथा भविष्य हेतु यह आवश्यक हो गया, भविष्य में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे है भुगतान। क्या है? वर्तमान समय में उधार का भुगतान मुद्रा के कारण आसान हो गया है। किसी वस्तु को अगर हमको खरीदना है, उसके बदले में हमको जो भुगतान करना है, जो पैसा देना है, वह मुद्रा के कारण ही आसान हो गया है। इसके अलावा एक निश्चित दर से मुद्रा उधार या कर्ज पर मिल भी जाता है। मान लो कि हमको अगर कर्ज लेना है गांव में, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये सैकड़ के हिसाब से सूद पर भी पैसा लगा देते हैं। तो यह क्या है कि मुद्रा के कारण ही। अब मान लें कि अगर हमको किसी वस्तु का आवश्यकता होगा, तो हम किसी से 50 केजी गेहूँ मांगने जाएंगे उधार, अगर हमको किसी को देना होगा तो वह ज़्यादा भारी काम है, ज़्यादा टफ काम है। लेकिन मुद्रा का संचय, मुद्रा के भुगतान का काम क्या है, आसान हो गया है। इस तरीके से कह रहा है कि साख अथवा उधार आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ है। साख का मतलब है विश्वास। क्या है? विश्वास जो है वह आधुनिक, जो समय में आधुनिक व्यवसाय है उसका रीढ़ है। मतलब जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें अगर हमको सामने वाले पर विश्वास नहीं होगा, अगर सामने वाले से उधार नहीं मिलेगा, तो क्या हम उस बिजनेस को सही से कर पाएंगे? आज बड़ी बड़ी जो एडटेक कंपनी है वह फंडिंग के दम पर भी चलती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फंडिंग लेती है, तो क्या है, उसको उधार मिल रहा है, उसको फंडिंग मिल रहा है, तब ना काम कर रहा है। या फिर मान लें कि उस पर विश्वास है, जो फंडिंग कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है अपना, उसको विश्वास होगा तब नहीं लगा रहा है। तो जो विश्वास है, जो साख है और जो उधार है, यह दोनों आधुनिक व्यवसाय का रीढ़ माना जाता है। मतलब मूल्य का जो कार्य है, मुद्रा का जो कार्य है, वह इन चारों कार्यों में, संचय, भुगतान, माध्यम और मापन, इन चारे कार्यों में महान रूप से अपनी भूमिका निभाता है। आगे हमको कल पढ़ना है मूल्य के क्रय शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, चाहे इसको पढ़िए लेते हैं, हाँ इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मूल्य के क्रय शक्ति का हस्तांतरण। इसमें कह रहे हैं मुद्रा का एक व्यवसाय कार्य, मुद्रा का एक आवश्यक कार्य शक्ति का हस्तांतरण करना है। मतलब मौद्रिक शक्ति का जो क्रय का हस्तांतरण है, उसको हस्तांतरित करने का काम किसका है? मूल्य का है। आर्थिक विकास के साथ साथ खरीदने एवं बेचने के क्षेत्र में भी मुद्रा का विकास हुआ है और इसका विस्तार भी हुआ है, जिसके कारण दूर दूर तक खरीदने बेचने तक की आवश्यकता पर ही मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी संपत्ति को बेचकर या फिर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। मान लीजिए हमारे पास मुद्रा है, तभी तो हम अपने गांव की जमीन को बेचकर शहर में जमीन खरीद सकते हैं, मुद्रा के दम पर ही ना। क्या हम गांव के जमीन को नहीं बेचेंगे और शहर में कहेंगे किसी से कि गांव के जमीन के बदले में शहर का जमीन दे दीजिए, क्या कोई देगा? नहीं। दोनों का जो मापन है वो क्या है? अलग है। कहीं 2 लाख के कट्ठा जमीन है, कहीं 2 करोड़ के कट्ठा जमीन है, देगा? लेकिन उसके दम पर हम क्या कर सकते? मुद्रा है तो मान लीजिए अगर हमको जमीन बेचना है तो हम जमीन बेचेंगे और उतना ही जमीन हम खरीदेंगे जितना पैसा मेरे पास होगा। तो यह किसके कारण संभव हो पाया है? मुद्रा के कारण संभव हो पाया है। क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बात में किसी को कोई समस्या? छठा है साख का आधार। क्या है? मतलब जो विश्वास का आधार है वह भी मुद्रा है। क्या है? वर्तमान समय में व्यवसाय में बड़े पैमाने पर साख मुद्रा का प्रयोग होता है। साख का आधार मुद्रा होता है। साख का आधार क्या होता है? मुद्रा होता है। जिस व्यक्ति के पास बैंक से जितनी मुद्रा मिलेगी, मान लो, उसको उतना ही कर्ज चुकाना पड़ेगा और जिसका जितना साख बना रहेगा फिर उसको उतना ही कर्ज मिलेगा भी। मान लें कि अगर मेरे पास कैपेसिटी है 2 लाख रुपया हमेशा रखने का, तो हमको बैंक 2 लाख रुपया ना कर्ज देगा, साख के आधार पर देगा, क्रेडिट कार्ड से देगा। लेकिन अगर हमारी शक्ति नहीं होगी उतना पैसा चुकाने का, तो क्या बैंक हमको देगा पैसा? हमको ऋण देगा? नहीं। उसके बदले में क्या मेरे से मांगेगा? जमीन के कागज मांगेगा, घर के कागज मांगेगा कि नहीं मांगेगा? इस तरीके से क्या है, साख का अर्थ ही होता है विश्वास या भरोसा। क्या होता है? विश्वास या भरोसा। अब प्रोफेसर जी देख थे, उनके अनुसार साख एक ऐसा विनिमय है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख के आधार भी बहुत सारा है। ये आधार निम्न है: विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति, ऋण की अवधि, और इसके बाद साख पत्र बनना है। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ना है। ये सब हम कल ही देखेंगे। ठीक है।